मैं इसको मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये फाउंडेशनल स्टेज में। और मैं तो सिर्फ FLN में सिर्फ कक्षा 1, 2, 3 नहीं, ताकि उसके पहले जो प्री प्राइमरी भी है, एक बहुत ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर की, क्लासरूम की। क्योंकि हमारे क्लासरूम में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि टाइम, जो उपलब्ध टाइम है उसका एक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। क्योंकि क्लासरूम में टाइम बहुत वेस्ट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट तक में। तो हम लोगों ने देखा है कि एक टीचर के पास अगर स्ट्रक्चर्ड एक लेसन मिले, ताकि ये जो 40 मिनट हो या 1 घंटा हो, कि वॉटेवर टाइम जो हमारे पास उपलब्ध हो, उसका हर एक मिनट हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टास्क में हम यूज़ कर सकते हैं, हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं लर्निंग को। और क्योंकि देखिए, किसी टाइम जाएगा कंटेंट डिलीवरी में, फिर टाइम देना है एक्सप्लेनेशन में, फिर डिस्कशन में, फिर बच्चों से कुछ कराने में, ऑन द स्पॉट असेसमेंट कुछ करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो तात्क्षणिक एक रेमेडिएशन करना है। तो बहुत सारे चीज़ों को, एंड देन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लर्नर्स इन अ क्लास, मल्टी लेवल लर्निंग हो रही है, डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स है। तो एक टीचर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि टीचर को भले ही ये सब थ्योरी मालूम हो, लेकिन ये सब दिमाग में रखते हुए एक 40 मिनट की क्लास को ठीक से मैनेज करने के लिए, इसीलिए हमने एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पर बहुत जोर दिया है। और एक चीज़ पर हमने ख्याल रखा है कि ये जो इंस्ट्रक्शनल जो लेसन प्लान्स जा रहे हैं, उसके साथ जो क्लासरूम रिसोर्सेज या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो कुछ है, सब में एक अलाइनमेंट रहे और एवरीथिंग इज लिंक्ड टू लर्निंग आउटकम्स। तो अगर एक भी अलाइनमेंट, आपस में अलाइनमेंट रहे और लर्निंग आउटकम्स से, ताकि ये जो डाइवर्स एक्टिविटीज़ हो रहे हैं क्लासरूम में, दे ऑल मूव टुवर्ड्स अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। और मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी इज़ नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड स्कैफोल्डिंग, एक सहारा टीचर के लिए। और एक क्रिएटिव इनोवेटिव टीचर कैन फाइंड वेज ऑफ क्रिएटिंग एंड इनोवेटिव विद इन दैट स्ट्रक्चर। ये टीचर के ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। हमने क्लासरूम्स में देखा है कि एक हमारे जो लेसन को लेकर 2 टीचर 2 तरीके से कर रहे हैं, एक शायद बहुत ऐसे फॉलो कर रहा है, एक उसको बहुत क्रिएटिवली इंटरप्रेट करके कर रहा है। सो इट शुड नॉट टेक अवे द ऑटोनॉमी ऑफ द टीचर। जो बहुत लोगों को, एजुकेशनिस्ट को डर है, आई कीप टेलिंग देम कि टीचर्स को इसी तरह से गाइड करो, बट टीचर्स डू नीड अ स्ट्रक्चर। एंड रिसर्च, ग्लोबल रिसर्च ने दिखाया है कि स्ट्रक्चर पेडागोजी जहाँ पर इफेक्टिवली यूज़ होता है, वहाँ पर बच्चे के लर्निंग पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू शुभ्रा जी। धीर जी, जस्ट इसी पे आपसे और सुनना चाहूँगा धीर जी, कि किस तरह से लेसन प्लान आधारित पढ़ाई शिक्षकों के क्लासरूम में तैयारी को आसान कर रहा है। जी। जैसे शुभ्रा जी ने कहा कि एक संरचना आ जाती है कि हमको कैसे पढ़ाना है, कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, इसका शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चे क्या इससे सीख सकते हैं, इसको एक तरह से सजा के रखा गया है। तो शिक्षक के लिए सहूलियत ये होती है कि अब मुझे इस कालांश में अगर ये उद्देश्य है सीखने का, अधिगम का उद्देश्य है, तो मैं कौन सी सामग्री को लेकर क्या गतिविधि करा सकती हूँ और बच्चों के साथ किस तरह से हम इस गतिविधि को अच्छी तरह से करवा सकते हैं, पूरी तरह से वहाँ पर लेसन प्लान में लिखा हुआ है। ये लेसन प्लान इस तरह से बने हैं कि लगभग हर कालांश के लिए शिक्षक को एक गाइडेंस मिलती है कि क्या करना चाहिए। और इससे ये फ़ायदा होता है कि कई बार अगर शिक्षक के पास गतिविधि कौन सी करानी है, ये अगर वो प्रिपेयर करके नहीं भी आए, तो संदर्शिका में उस दिन का लेसन प्लान बहुत साफ तरीके से लिखा होता है, उसको देखकर फिर पढ़ा सकते हैं। थैंक यू। मेरा अगला सवाल डॉक्टर फयाज आपसे था। जैसा कि अभी धीर जी और शुभ्रा जी ने बात करी कि क्लासरूम में अब हम देख रहे हैं कि निपुण बनाने के लिए बच्चों को, जो बुनियादी दक्षताओं पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए गतिविधि आधारित पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। तो इस पे मैं और आपसे सुनना चाहूँगा कि किस तरह की क्लासरूम में पेडागोजी, किस तरह का लर्निंग एक्टिविटी और किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटीरियल बच्चों को सबसे ज़्यादा एंगेज करता है। शुक्रिया अंकित। तो जैसे कि शुभ्रा जी और जी सर ने कहा कि
पेडागोजी आने से बच्चों को थोड़ा सा या टीचर को थोड़ा सा आसानी हो गई है कि हमें क्या करना है, कब, किसके साथ कौन सी गतिविधि करनी है। तो इसके लिए हम एक तरह से टूल अपने टीचर को, अपने शिक्षकों को एक टूल दे रहे हैं, और ये टूल जो है हमें मदद करती है कि हम बच्चों को कब क्या करते हैं। बच्चे जो है हमारे क्लास में अलग अलग स्तर पे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा उनके साथ उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम वो समझ जाते हैं, हमारे शिक्षक जो है ना बच्चे को समझ जाते हैं कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे की पसंद क्या है, तो उनके साथ गतिविधि करना आसान हो जाता है। तो एक तो मैंने बहुत सारे क्लास में हमने देखा है कि एक थोड़ा सा ह्यूमन टच, अभी सर से, ऋतिक सर से भी बात हो रही थी कि हम कैसे गतिविधि करते हैं। हम गोल घेरे में बैठते हैं तो उसका पर्पस क्या है। तो एक तो पर्पस ये मुझे लगता है कि मैं बात भी कर रहा था कि पर्पस ये है कि बच्चे को हम तो एक कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आमने सामने बैठते हैं, तो ये लगता है कि हमें कोई देख रहा है। और उसका एक और पर्पस ये होता है कि हम सारे बच्चे को मौका दें। तो ये जो सारे बच्चे को मौका देना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। वरना आमतौर पर ये होता है कि बच्चे छूट जाते हैं, और जो तेज़ होते हैं तो उनको तो कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन जो छूट जाते हैं वो छूटते चले जाते हैं। ज़रूरत ये है कि हम हर एक बच्चे को, जो हमारा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, इसको पकड़ा जाए। तो ऐसे में कहानियाँ, सर ने कहा कि कहानियाँ बहुत ज़रूरी है, कहानियों के साथ कहानियों पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। मौखिक विकास, मौखिक भाषा विकास के साथ साथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी तो है ही है। उनके साथ कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, और कहानी जो है मुझे लगता है कि एक बहुत ही आकर्षक टूल है, सुनने में भी अच्छा लगता है, उसको बांधने में भी अच्छा लगता है। और एक बार बच्चे बंध गए, हमारे चुंगल में फंस गए ना, तो वो फिर फंसते चले जाते हैं, उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। तो और फिर बातचीत करने के बाद धीरे धीरे जो है, जो मैं आपको थोड़ा सा पहला सवाल का भी ये मेंशन करता चलूँ कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अगर उनके साथ उनके कॉग्निटिव लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उनके साथ आसान हो जाता है गतिविधि करना, इसलिए कि वो थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं, एक उनका एक्सपोजर हो जाता है। तो जब एक्सपोजर हो जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है टीचर के लिए, उनका समझना, उनका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में जब उनके साथ अच्छी चल रही है, उनके साथ वर्कशॉप कर रहे हैं, उनके पास किसी विषय पे बात कर रहे हैं, किसी सवाल पे बात कर रहे हैं, किसी कहानी पे बात कर रहे हैं, तो वो एक जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर उनको पढ़ना लिखना सिखाना आसान हो जाता है। फिर उनके साथ अगर उनके बच्चे के लेवल के अनुसार, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार अगर इनपुट देते हैं हमारे शिक्षक, तो टीचर को, ये बच्चे को भी लगता है कि अच्छा ये मुझे समझ में आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण टास्क है, मुझे सीखना है। अब वो जब वो सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, बच्चों को समझना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से गतिविधि करना बहुत ज़रूरी है। ऋतिक जी, इसी पे थोड़ा सा मैं बिल्ड करना चाहूँगा और आपसे ये सवाल और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि क्लासरूम में, जैसा अभी डॉक्टर फयाज ने बात करी, बच्चे अलग अलग अनुभवों से आ रहे हैं, बच्चे अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। तो उसके लिए सभी बच्चे, स्पेशली जो संघर्षशील बच्चे हैं हमारे क्लासरूम में, इन सबको साथ में आगे लेके बढ़ पाएँ, इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सबको मेरा नमस्ते, सलाम। मैं जहाँ पर फयाज ने ख़त्म किया है वहाँ से शुरू करूँगा। इन्होंने आप कह रहे थे कि बच्चे हमारे केंद्र में होना चाहिए। मैं उसके साथ जोड़ूंगा कि हर एक बच्चे हमारे केंद्र में, क्योंकि हर एक बच्चे का नीड अलग है, हर एक बच्चे अलग परिवेश आ रहे हैं। हम कहते हैं सारे गाँव के परिवेश एक ही है, गाँव का परिवेश एक जैसा है, के परिवेश जैसा है, तो उस बच्चे का जो आसपास वो अलग हो सकता है। तो इसलिए हर एक बच्चे पे केंद्र करना बहुत जरूरी है। और कोई बच्चा अपने के बारे में बात, हर एक का नीड अलग है, हर एक का इंटरेस्ट अलग है, हर एक का संघर्ष भी अलग है। किसी बच्चे को शायद घर का काम करने के बाद आना पड़ रहा है, कोई शायद देर से आ रहा है, किसी बच्चे को शायद
अपना पढ़ाई के साथ साथ दूसरे जो भाई बहन हैं उनको भी पढ़ाना पड़ता है। किसी बच्चे को शायद सुनाई थोड़ा कम देता है, कोई बच्चा हो सकता है कि थोड़ा देखता कम, कोई बच्चा हो सकता है कि उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम है, कोई बच्चा कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है पर गणित में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। तो हम सब अगर अलग है तो हर एक बच्चे भी अलग है, तो इसमें करना क्या है, करना सिंपल सा है, हमारा कॉमन सेंस को अप्लाई करना है कि हर एक बच्चे अलग है। और साथ में ये देखना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं बच्चे क्या नहीं जानते हैं। हमारा इवैल्यूएशन, हमारा असेसमेंट, हमारे सारे जो ये है कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं उस पर बहुत जोर है। टीचर जिस दिन इस बात पे ध्यान दे कि बच्चे क्या जानते हैं और जो चीज़ जानते हैं उस पे हम बेस करके कैसे उसको आगे लेके जाएंगे तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। पर दुख की बात यह है कि हम लोग जो भी हम लोग असेसमेंट करते हैं या देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, टीचर कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं जानते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। असल में अगर 3 साल का बच्चा हो या 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, 6 साल का बच्चा हमारे क्लास 1 में आ रहे हैं, उनके पास वेल्थ ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, बहुत कुछ वो जानते हैं। हम अगर अंधे हो जाएंगे, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि व्हाट दे नो, तो हमारे लिए पढ़ाना कठिन होगा। पर अगर हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा क्या जानता है और उस पर बेस करके क्या आगे सिखा सकते हैं वो और थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा दूसरे लोगों से कि सीखना दूसरे लोगों से मतलब जो भी आम हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सीखने का जो प्रोसेस है या सीखना जो जिसको बोलते हैं वो छोटों के लिए भी सेम है, बड़े, क्योंकि हम कुछ भी अगर सीखते हैं तो हम करके ही सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। वो बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा, हाँ का जो प्राप्त है बदल जाता है। 6 साल के बच्चों जो गतिविधि करते हैं 12 बच्चों के साथ या 14 साल के बच्चों के साथ वो गतिविधि नहीं करना पड़ता है, पर गतिविधि तो करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम जब तक बच्चे उस गतिविधि के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें भागीदारी नहीं लेंगे तो नहीं सीखेंगे। अगर कुछ सीखेंगे तो नॉलेज गैदर करेंगे जो 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे। अगर सही मायने में कुछ सीखना है तो बड़े बच्चों को भी गतिविधि में हिस्सा लेना है, छोटे बच्चों को भी गतिविधि में हिस्सा लेना है। बस उनके गतिविधि का प्रारूप, उनके जो जिस तरीके से हम गतिविधि कराते हैं वो अलग है। थैंक यू ऋत्विक जी। इसको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक चैलेंज जो हमारे काफ़ी शिक्षकगण फेस भी करते रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि एक काफ़ी नया पहलू है और अलग पहलू है बुनियादी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं कि आप बच्चों की प्रोग्रेस को बुनियादी दक्षताओं पे कैसे मेजर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनको अभी लिखना भी नहीं आता। हमारी कुछ दक्षताएँ ऐसी हैं जो फ्लुएंसी जैसी हैं, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। उन चीज़ों को मेजर करने के लिए आपके हिसाब से किस तरह के नए चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, या आपके एक्सपीरियंस में किस तरह से यूपी या बाकी प्रदेश को ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं? तो धीर जी से मैं शुरू करना चाहूँगा। जो बच्चे संघर्षशील हैं या जो बच्चे अलग तरीके से सीख रहे हैं उनको कैसे जोड़ेंगे साथ में, इस तरह से आप ओवरऑल बुनियादी दक्षताओं को मेजर करने के लिए हम बच्चों किस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं? मेजर करने के लिए तो आपने पूछा कि बच्चों के आकलन और वो कितना सीखे हैं उसका मापन कैसे हो सकता है। तो इस चरण में क्योंकि हम अभी कक्षा 1 से 3 की बात कर रहे हैं या पूर्व प्राथमिक की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि कक्षा के अंदर शिक्षक खुद ही, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, खुद ही वहाँ पर देखें बच्चों को, गतिविधियों के द्वारा ये समझने की कोशिश करें कि कौन से बच्चे कितना सीखे हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार परीक्षा ली जाए, पर उनका कार्य पुस्तिका में काम रहेगा। उनसे जब सवाल पूछेंगे तो एक तरह से वो एक सतत रूप से आकलन चलता रहना चाहिए बच्चों के लिए। और
शिक्षक फिर ये समझ सकते हैं कि कौन से बच्चे कितना सीख पाए हैं, कहाँ पर कमी है, और किस तरह से पूरी तरह को फिर से कोई चीज़ पढ़ाऊँगा या कोई गतिविधि करानी है, या फिर कुछ बच्चों को अलग से मुझे कुछ उपचारात्मक काम करना पड़ेगा या उनको अतिरिक्त सहयोग देना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी आकलन और मापन जो है इस समय वो कक्ष के स्तर पर शिक्षक द्वारा सतत रूप से चलना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे एक तरह की औपचारिक परीक्षा को बहुत अच्छी तरह से नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हाँ, कुछ काम ज़रूर एक सावधिक तौर पे या पीरियोडिक तौर पे हो, जिसमें कि एक आकलन किया जाए कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, और हो सकता है कि हमको 6 महीने बाद ये देखना है कि कुछ चीज़ों को फिर से करवाने की ज़रूरत है सभी बच्चों के साथ। तो उसके लिए कुछ आकलन हो सकते हैं जो कि सभी बच्चों के साथ किए जाएँ। पर सबसे ज़रूरी है सतत आकलन जो शिक्षक क्लासरूम में कर सकते हैं, और उसका एक बहुत ही सहज सा सरल सा दस्तावेजीकरण हो। कोई बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए कि कौन से बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे, कौन क्या नहीं कर पा रहे हैं और उनको कैसी सहायता की ज़रूरत है। अगर एक रनिंग रिकॉर्ड बहुत सिंपल सा हो तो FLN के अधिगम को हासिल करने के लिए काफ़ी सहायता। थैंक यू। यस शिवराज जी प्लीज। एक असेसमेंट में एक हो जाता है, हम सिंपल से असेसमेंट को भी बहुत हाई स्टेक बना देते हैं, और जब हाई स्टेक बना देते हैं तो उसमें डेटा का फजिंग शुरू हो जाता है और असेसमेंट का पर्पस डिफीटेड हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जो क्लासरूम बेस्ड धीर ने जैसे कहा सहज रूप से जो असेसमेंट है सतत जो चलता रहता है, दैट इज़ दी स्पिरिट ऑफ असेसमेंट। हम क्यों असेस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे को और कहाँ पर उसकी कमी है उसको हम खामियां हैं पूरी करें और उसको आगे मदद करें। लेकिन पूरा चीज़ एक बन जाता है एज इफ इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ टीचर्स और परफॉर्मेंस। ये हमको टाइम टू टाइम हमको लार्ज असेसमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये मैसेजिंग क्लियरली जानी चाहिए कि पर्पस ऑफ असेसमेंट इज फॉर लर्निंग, नॉट को टीचर का असेसमेंट नहीं करना है। तो ये हमको ख्याल रखना है थोड़ा। धन्यवाद शुभ्रा जी उस पॉइंट के लिए। मैं डॉक्टर फयाज से भी चाहूँगा कि वो इस सवाल के। जी शुक्रिया। तो मैं मीर और डॉक्टर शुभ्रा जी की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। तो एक तो मुझे लगता है कि ये जो मूल्यांकन या आकलन है इसको एग्जामिनेशन की तरह नहीं देखना। सबसे पहले बच्चे लगातार उनके साथ गतिविधि हो रही है तो वो लगातार कुछ सीख रहे हैं। तो एक एज ए टीचर एज शिक्षक जो है ना, हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहाँ तक पहुँच रहा है, वो मुझे मेरी अपनी गतिविधि से समझ में आ जाए। कि मैं कोई गतिविधि क्लास में कर रहा हूँ तो वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा, बच्चे के भाव से समझ में आ जाता है। अगर ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा जो निर्देश है उसमें बदलाव करने की जरूरत। हमारे शिक्षकों को बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। उनको आता है कि मुझे कौन सी गतिविधि करनी है, और बहुत सारे शिक्षक तो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कौन सी गतिविधि करनी है और वो गतिविधि हमारी पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, और वो बच्चे के किसी के भी एक्सप्रेशन से भाव से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले इसको समझना चाहिए एज ए टीचर। आपके पास, हमारे पास यूपी में बहुत सारे कैडर हैं, वो जब मॉनिटरिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी जो है वो एक, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर से ना समझ करके वो भी एक टीचर की तरह अगर क्लास में जाते हैं और समझते हैं कि क्या गतिविधि हो रही है, पहले तो समझें क्या करनी चाहिए, कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। खुद समझ लेते हैं तो आसान हो जाता है कि हमें देखना है। और तो मुझे लगता है कि वो जब भी वो जा रहे हैं वो खुद करके देखें, एक्टिविटी करके देखें। और मुझे लगता है कि असेसमेंट के बहुत सारे टूल हो सकते हैं, बहुत सारे टूल हो सकते हैं, लेकिन जितना भी कुछ कीजिए कमी रह जाए। और आप किसी क्लास में कक्ष में कोई गतिविधि करते हैं उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बिल्कुल नहीं सीखते, जैसे कि ऋत्विक सर ने कहा कि हमारा फोकस ये हो जाता है ना एग्जाम में कि बच्चे क्या नहीं जानते। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, उसी जानते हुए अगर हम उनको थोड़ा सा इनपुट देंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा।
तो एज ए मॉनिटर जब हम जा रहे हैं, हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे कैडर हैं, उनको तो गतिविधि की समझ हो जानी चाहिए, वो खुद करके देखें। मैं नाम नहीं दूंगा, मैंने बहुत सारे को देखा है कि वो जाते हैं तो सबसे पहले गतिविधि करते हैं। मैं खुद जाता हूँ तो गतिविधि करता हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन सी गतिविधि करनी चाहिए, मेरी गतिविधि फेल तो नहीं हो रही है, ये काम तो नहीं कर रही है। जब ये समझ में आने लगता है तो थोड़ा सा अच्छा और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए। तो ये लगातार होना चाहिए। और जैसे सर ने कहा कि ये आसान ईजी होना चाहिए, इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाए और हम डेटा में और प्रोसेस में, पॉलिसी में फंस के रहे। आप समझने के लिए कर रहे हैं, आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर फयाज। मैं हमारे श्रोतागणों से भी अगर आप में से भी किसी की अगर कोई सवाल है जो आप यहाँ पूछना चाहेंगे, तो मैं वो क्वेश्चंस भी अभी इनवाइट करना चाहूँगा। वहाँ पर माइक दे दे, तीन हैंड रेस हैं, माइक से हमारे पास आप यहाँ से ले सकते हैं माइक। हमारी इस पर चर्चा के